हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 13.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रथम प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि एक धातु का गोला है जिसकी आपको त्रिज्या दी हुई है और बोला गया कि उसको आपने पिघलाया है और फिर एक बेलन बना दिया गया है। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी आकृति को पिघलाने को बोले और नई आकृति बनाने को बोले तो समझ लेते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर आपके पास एक धातु का गोला है। तो देखिए, धातु का गोला अर्थात इस तरीके से कुछ होगा। जब आपने उसको पिघलाया है, इसका मतलब ये एक स्क्रैप मतलब एक ऐसे पिघल गया होगा और फिर आपने उसी को एक बेलन के रूप में बना दिया यहाँ से। तो आप देखो, ये बेलन के रूप में आपके पास बन गया। तो बेसिकली आप ये देखो कि आपके पास जो इस गोले का आयतन होगा वही तो इस जो पिघला हुआ भाग है उसका आयतन होगा और उसी को आप बेलन में बना रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। तो केवल बस आपको इतना सा सिद्धांत यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको गोले की त्रिज्या दी हुई है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या अर्थात आर गोला करके मैं लिख देता हूं। देखो, वो आपको 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर आपको बोला गया कि जो बेलन आपने बनाया है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या भी हम लिख लेते हैं और जिसको हम आर बेलन बोल देते हैं। तो वो आप देखो, आपके पास 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप ये तो समझ गए कि पिघलाने से आयतन में कोई भी अंतर नहीं आता, अर्थात गोले का आयतन जो होगा वही आपके पास बेलन का आयतन हो जाएगा। तो आपने गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन लिख दिया यहां से। फिर आप देखिए, मान लगा दोगे, अर्थात पहले इनके फॉर्मूले लगाओगे फिर उसमें मान लगाओगे। तो आप देखो, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। गोला लगाओगे यहां पर आप का क्यूब बराबर, देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, आर यहां पर आप बेलन का लगाओगे अर्थात त्रिज्या बेलन की लगेगी, तो आर बेलन का होल स्क्वायर गुणा एच। तो बेसिकली आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात एच ज्ञात करनी है। तो अभी आप देखो कि आपके पास आ गया 4/3 पाई। गोले की त्रिज्या है आपके पास 4.2। तो आप इसे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 लिख सकते हैं बराबर पाई। अब बेलन की त्रिज्या आपके पास 6 दी हुई है तो आपको यहाँ स्क्वायर करना होगा, तो आप 6 गुणा 6 लिख सकते हो गुणा एच आपको ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ था, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी। फिर आप देख रहे हैं कि 3 से ये 4.2 1.4 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए, h बराबर चूंकि आपको निकालना है तो ये आ जाएगा 4 गुणा 1.4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 6 गुणा 6। तो देखिए, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, ये 3 बार कैंसिल हो गया। फिर इसी तरीके से आपने इससे 2 से 1 बार कैंसिल किया और इसको 3 बार किया, तो देखो ये 1.4 आ गया। इस तरीके से आपके पास ये भी 1.4 आ जाएगा। तो बेसिकली देखो, आपके पास जो ऊंचाई आएगी अर्थात h वो आ जाएगी 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो देखो, ये जब आप इसको हल करोगे तो बेसिकली ये आपके पास है 1.4 का घन अर्थात 1.4 का होल क्यूब। तो आप ध्यान रखें कि कोशिश करें आप कि 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए ताकि गणना करने में काफी जगह आसानी होती है। तो देखिए, बेसिकली ये 14 का क्यूब जैसा हो गया। तो चूंकि 14 का अगर आप घन निकालोगे तो वो आपके पास 2744 आता है। लेकिन चूंकि देखो, यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक है, अर्थात यहाँ पर जो दशमलव आएगा उसके बाद 3 अंक आने चाहिए, अर्थात दशमलव आपके पास यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास h आ गया 2.744। अब मात्रक आपको लिखना होगा, तो देखिए हर जगह सेंटीमीटर चल रहा था, तो इस तरीके से आपने बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर ली जो कि 2.744 सेंटीमीटर के बराबर आई है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने सीखा था कि जब भी आप पिघलाकर कुछ नई चीज बना रहे हैं तो आयतन हमेशा समान रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर 3 गोले दिए हुए हैं। एक देखिए 6 सेंटीमीटर वाला गोला है, एक आपके पास 8 सेंटीमीटर वाला गोला है और एक आपके पास 10 सेंटीमीटर वाला गोला है। फिर आपको बोला गया कि आप इनको पिघला रहे हैं, तो देखिए इनको पिघलाएंगे तो ये पहला गोला आपने पिघला दिया, फिर आपको चूंकि दूसरा गोला भी पिघलाना है तो आपने दूसरा गोला भी पिघला दिया, और फिर आपको तीसरा गोला भी पिघलाना है तो आपने वो भी पिघला दिया। अब ये तीनों गोलों को पिघला दिया जब आपने, तो आपको एक बड़ा सा गोला बना देना है और आपको इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहां से ये समझ में आया कि इन तीनों गोले का मिलाकर यदि आप आयतन लिखेंगे वही तो इस पूरे पिघले हुए पदार्थ का आयतन आएगा और वही इस बड़े वाले गोले का आयतन आ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले आप देखो कि तीनों गोले का आयतन जो आपको पहले से दिए हुए थे, अगर आप निकालोगे तो आपको तीनों गोलों का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि आपके पास गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब। देखिए R1 मैंने एक गोले के लिए माना, दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस तीसरे गोले के लिए 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला तो लिख दिया। अब आप यहाँ पर केवल मान लगाएंगे और फिर उसको थोड़ा सरल करोगे। तो आप ये देखो कि 4/3 पाई तो आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। फिर आप ये देखो कि आप R1, R2 और R3 का मान यहाँ पर लगा देंगे। तो बात आती है कि R1, R2, R3 क्या है, तो आप देख सकते हैं किसी को भी आप R1 बोल दीजिएगा, किसी को भी R2 और किसी को भी R3 बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये आ गया। तो देखिए 4/3 पाई 6 का क्यूब यदि आप करेंगे तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 15 तक घन याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज देखिए क्यूब है मतलब गुणा करना है 3 बार, तो आप आसानी से कर तो सकते ही हैं। जैसे 6 का क्यूब 216 होता है प्लस 8 का क्यूब 512 होता है प्लस 10 का क्यूब अर्थात 10 का घन 1000 होता है। तो यहाँ से देखो 4/3 पाई 216 और 512 को यदि आप जोड़ेंगे तो ये 728 आ गया प्लस 1000 चल ही रहा है। अब आपको 1000 और 728 को जोड़ना होगा। तो ये देखो 4/3 पाई तो चल ही रहा है, ये आपके पास 1728 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीनों गोले का आयतन निकाल लिया जो कि 4/3 पाई गुणा 1728 आया है। अब आपको तो बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी थी, तो अब आप लिख दो बड़े गोले का आयतन। तो आयतन में तो त्रिज्या का यूज होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि सबसे बड़ा गोला जो आप बना रहे हैं उसकी त्रिज्या आपने R मान ली है। तो देखो बड़े गोले का आयतन आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। फिर आप देखो कि आप इसको और इसको बराबर कर देंगे क्योंकि आयतन तो बराबर ही होता है। तो देखो 4/3 पाई R का क्यूब बराबर 4/3 पाई गुणा 1728, ये आपके पास आ गया। अब आप ये देखिए कि गौर करने पर आप पा रहे हो 4/3 बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी है तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से पाई भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा आर क्यूब बराबर 1728। तो देखिए आर बराबर ये आ जाएगा 1728 का घनमूल, और चूंकि हमने आपको बताया ही है आपके 15 तक घन याद रखें, तो आप पाएंगे कि ये आर जो होता है वो 12 आ जाएगा क्योंकि 12 का घन 1728 होता है, इसलिए 1728 का घनमूल 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आर आ गया 12। अब बात होती है कि आखिर मात्रक क्या है, तो मात्रक आपके पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि आप देखिए हर जगह आपके पास जो भी दूरी अर्थात त्रिज्या दी हुई है वो सब सेंटीमीटर में दी हुई है, अर्थात ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि व्यास 7 मीटर वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर
22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो आपको जो चबूतरा बनाया गया है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें तो आप पाएंगे कि आपको जब एक कुआं खोदने को बोला गया और उसका व्यास और गहराई दी हुई है तो आपको समझ में आएगा कि कुआं अर्थात आपके पास एक बेलन के आकार का होगा। तो ये देखिए आपने एक तरीके से कुआं खोद दिया। अब यहां से बात आती है कि बोला गया कि आपको यहां से मिट्टी निकालनी है। तो देखिए आपने एक तरीके से ये मिट्टी यहां से निकाली। तो ये मिट्टी आपने यहां पर मान लीजिएगा इकट्ठी कर ली। अब आपको बोला गया कि इस मिट्टी से आपको एक चबूतरा बनाना है। तो देखिए अगर आपको एक चबूतरा बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से होगा जिसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो यहां से आपने ये देख लिया कि आपके पास इस तरीके से एक चबूतरा बन जाएगा अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी तीनों होंगी। जैसे ये मान लीजिएगा मैंने लंबाई बोल दी, ये मैंने चौड़ाई बोल दी और ये आपके पास ऊंचाई आ गई। तो अभी आप ये देखिए कि जब इस कुएं से आप मिट्टी निकाल रहे हैं अर्थात टोटल वही मिट्टी निकलेगी जो इस कुएं का आयतन होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप टोटल मिट्टी निकाल देंगे। तो कुल मिट्टी का आयतन, और आप जानते हैं कुल मिट्टी का आयतन अर्थात कुएं का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर कुएं का आयतन लिख दीजिएगा। अब यहां पर आप देखिए कि कुएं के आयतन में आपके पास होता है, कुआं मतलब बेलन, तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आप देखो कि एच यहां पर हम लगा रहे हैं वो कुएं का लगा रहे हैं तो एच को लिख दिया मैंने। तो देखो पाई आर अर्थात आपको अभी इस कुएं की जो ये नीचे तला है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपने देखा व्यास तो आपको 7 मीटर दिया है तो जो त्रिज्या होगी वो 7/2 हो जाएगी और होल स्क्वायर। कुएं की ऊंचाई आपके पास 20 मीटर दी हुई है। तो अभी आप ये देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो पाई का मान आप 22/7 लगा दो, ये आ गया 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। तो देखिए 7 से एक साथ ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो गया और 2 से ये 20 10 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास केवल बचा है 11 गुणा 7 गुणा 10। तो आप देखो 11 का 7 से यदि आप गुणा करोगे तो 77 आएगा इंटू 10 अर्थात ये आपके पास 770 आ गया। अब बात आती है कि आखिर इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो आप देखिए हर जगह आपको मीटर में दी हुई हैं सभी राशियां। तो यहाँ से आपके पास जो मिट्टी आएगी या कुएं का आयतन वो बराबर आता था तो वो 770 मीटर क्यूब आ गया। तो अभी आपने देखिए बेसिकली कुएं से जो निकली मिट्टी है उसका आयतन निकाल दिया। अब उस मिट्टी से आपने एक चबूतरा बनाया और आप जानते हैं वो चबूतरा तो घनाभ के आकार का होगा। तो इसलिए चबूतरे का आयतन आप जानते हैं आपके पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो यहां से लंबाई आपको यहां पर देखो दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है 22 गुणा 14। तो यहां से देखो ये आपके पास आ गया 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई। फिर आप देखो कि आपको तो ऊंचाई निकालनी है और आप ये भी जानते हो कि जो चबूतरे का आयतन होगा अर्थात घनाभ का आयतन वही 770 के बराबर होगा। इसलिए अब आप देखो इनको बराबर करोगे तो 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई जो कि आपको निकालनी है वो हो जाएगी 770 के बराबर। तो अभी आप मात्रक मत लिखो, सबसे अंत में आप मात्रक लिखेंगे ऊंचाई का। तो देखिए यहां से जो ऊंचाई आएगी वो आपके पास हो गई 770/14 गुणा 22। तो अब देखो 14 से 770 को डिवाइड करोगे तो देखो 14×5 = 70, 14×5 = 70 तो 55/22 आ गई। फिर आप देखिए आप 11 से इसको थोड़ा सरल कर सकते थे 5 और ये 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो ऊंचाई आई है वो 5/2 मीटर आ जाएगी। या देखो अगर आप इसको थोड़ा सरल करना चाहो तो आप 5 में 2 से भाग भी दे सकते हैं। तो जब आप भाग दोगे तो आपके पास 2.5 मीटर्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर 5/2 भी दे सकते हैं या 2.5 भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें, नहीं तो आपके अंक कट कर दिए जाएंगे। चलिए
अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय अर्थात रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि आखिर कैसी आकृतियां हमारे पास बनेंगी। तो यहां पर आप देखो, आपको बोला गया कि व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है। इस तरीके का एक कुआं आपको बना देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कुआं बना देते हैं जिसका व्यास 3 मीटर आपको ध्यान रखना है। तो आप ये देखो कि अगर हम एक कुआं बनाएंगे तो इस तरीके से ये कुआं बन जाएगा। और अब देखो, आपको व्यास ये पूरा दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये पूरी लेंथ आपके पास 3 मीटर है और इसकी गहराई आपको बोला गया है कि 14 मीटर के बराबर है। तो इस तरीके से ये इसकी गहराई हो गई, ये आपको 14 मीटर दी हुई है। देखिए, फिर आप ध्यान रखें तो आगे पढ़ेंगे कि जो मिट्टी आपने इससे निकाली है उसको इसी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय अर्थात रिंग बनाते हुए फैलाना है। तो आपने देखिए, यहां से मिट्टी आपके पास निकली होगी इधर उधर कहीं भी। तो आपको अब इस कुएं के चारों ओर ध्यान रखना है, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बनानी है अर्थात वलय बनानी है। तो देखो, इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि आप ने ये मान लीजिएगा ये दूरी आपके पास 4 आ जाएगी बेसिकली, क्योंकि 4 मीटर चौड़ी आपको बनानी है। तो अब आप देखो कि आपके पास वृत्ताकार वलय कुछ इस तरीके की आ जाएगी। तो देखिए, वही वृत्ताकार वलय से आपके पास देखो एक कुआं भी बनेगा। तो ऐसे ही नीचे भी होगा आपके पास। तो देखो, नीचे भी यदि आप बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब आपको ये बोला गया है कि अब जो आपके पास ये बांध बना है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अर्थात अब आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि आखिर ये कितनी ऊंचाई होगी। तो यहां से अब हम देखते हैं कि आखिर हम इस प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे। तो देखिए, अभी आपको भले ही देखने में बराबर लग रहा है, लेकिन ये तो हम ऐसे चित्र बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है बराबर ही हो। तो सबसे पहले तो एक बार और हम थोड़ा भाषा में समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक बेलन दिया था अर्थात एक कुआं दिया था। तो ये देखिए, मैं कुएं को लाल से दोबारा बना दे रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि ये सबसे पहला वाला जो कुआं आपको दिया हुआ है वो है। फिर आपको बोला गया कि इस कुएं से आपने मिट्टी निकाली है। तो देखिए, मिट्टी जब आप निकाल रहे हैं तो बेसिकली इस कुएं से मिट्टी निकली इधर उधर कहीं भी। तो और उस मिट्टी को बोला गया कि इस मिट्टी को आपने चारों तरफ फैला दिया। तो बेसिकली आप देखिए, इस मिट्टी को चारों तरफ ये फैला दे रहे हैं। तो अब जो देखो, इधर अंदर तो मिट्टी रही नहीं, मिट्टी तो ये बाहर की तरफ यहां पर सब कुछ फैल चुकी है। तो आपको बोला गया कि जो मिट्टी ये फैली है, अंदर देखिए कोई मिट्टी नहीं रहेगी, बाहर की तरफ की मिट्टी अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको बोला गया कि एक चारों तरफ आपने रिंग बना दी। तो आपको जो नया बांध बना है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब यहां से आप देखो कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कितनी मिट्टी निकली होगी। तो यहां से आप देखो मिट्टी का आयतन, तो कुल मिट्टी का आयतन आपके पास देखिए बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रारंभिक बेलन का आयतन, अर्थात जो प्रारंभ में बेलन था उसका आयतन आपको लिखना है। तो यहां से आप देखो, प्रारंभिक बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर प्रा बोल देता हूं और एच प्रा मतलब प्रारंभिक। तो आप ये देखो कि जब आप आर और एच का मान लगाओगे तो पाई तो ये ऐसे ही रहेगा। आर अर्थात देखो, व्यास 3 मीटर था तो त्रिज्या आपके पास 3/2 हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर इंटू एच प्रारंभिक अर्थात 14 मीटर। तो यहां से आप देखो पाई गुणा ये देखो 9/4 गुणा 14 आ गया। अब आप देखो कि आप पाई का मान अभी मत भी लगाइए, तो ये देखो 2 आ गया और यहां से ये 7 आ गया। तो आपके पास ये 63 पाई बटे 2 मीटर क्यूब आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपके पास ये कुल मिट्टी आ गई जो मिट्टी आपने निकाली थी इस कुएं से। अब आप देखो कि इस मिट्टी को तो आपने चारों तरफ फैला दिया, इसका मतलब अब आपके पास एक ऐसा बोल सकते हैं खोखला बेलन बना हुआ है। तो अब आपको खोखले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला गया है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि देखिए जो खोखला बेलन है वही आपके पास बांध है, तो बांध का आयतन, या आप बोल सकते हैं खोखले बेलन का आयतन। तो देखिए खोखले बेलन के आयतन के लिए सबसे पहले तो आप उसकी जो वृत्त बन रहा है बाहरी तरफ उसका त्रिज्या लिखोगे। तो देखो अब यहां पर यदि आप इस पूरे बड़े वाले व्यास लिखोगे, बड़े वाला व्यास, तो देखो ये भी 4 है, ये 3 है और ये 4 है, तो व्यास बांध का, तो वो आपके पास देखो आ गया 3 + 4 + 4 अर्थात आपके पास 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिज्या तो आपके पास आधी हो जाएगी अर्थात 11/2। तो देखो ये आ जाएगा पाई। अब यहां से आप ये देखो कि आपके पास जो त्रिज्या होगी, तो देखिए अंदर वाले जो बेलन है उसकी त्रिज्या तो 3/2 है, और जो बाहर वाला भाग है अर्थात बाहर वाली चौड़ाई है वो आपके पास हो जाएगी 3/2 प्लस ये 4, अर्थात 4 में यदि आप 3/2 जोड़ेंगे तो 11/2 आ गया। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये हो जाएगा पाई 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर गुणा h, अर्थात जो कि आपको निकालना है ऊंचाई। तो अभी आप देखिए आपने मान तो लगा दिया, मतलब अब केवल आप इनको थोड़ा सरल करना रह गया आपके पास। तो यहां से आप देखो बांध का आयतन वही होगा जो कुल मिट्टी का आयतन है, तो आप इनको बराबर कर देंगे। तो देखिए 63 पाई/2 बराबर पाई। अब यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपके पास लग रहा है यहां से, तो आप ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी गुणा एच आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पाई दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखो 63/2 बचा बराबर 11/2 और 3/2 को अगर आप जोड़ोगे तो 14/2 आ गया गुणा 11/2 में से 3/2 यदि आप घटाओगे तो आपके पास 8/2 आ जाएगा गुणा h आ गया। तो अभी आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 7 से 14 अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 बार चला गया और ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास h हो जाएगा, यहां से देखो 2 को इधर भेज दोगे गुणा में तो 9 गुणा 2 बटे 2 गुणा 8 आ गया। तो देखिए 2 से 2 ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अब आपके पास केवल 9/8 बचा है। तो देखिए h बराबर 9/8। तो जब आप h को हल करोगे अर्थात 9 में 8 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.125। अब बात आती है कि आखिर इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए सब कुछ मीटर क्यूब में था आयतन, या आप बोल सकते हैं सभी भुजाएं मीटर में थी। तो इस तरीके से आपके पास इस बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर हो जाएगी। देखिए प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का एक बर्तन है जिसमें पूरी तरीके से आइसक्रीम भरी हुई है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके की आकृतियों का यहाँ पर यूज हो रहा है, और फिर इस तरीके से फिर हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक बेलन तरीके का एक बर्तन है, तो आपने देखो एक बेलन जैसा बना दिया। तो ये आपके पास एक बर्तन था जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। तो देखिए यहां से आपको इस बेलन की त्रिज्या और व्यास दी हुई है, अर्थात व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या आप निकाल सकते हो। तो आप देखो व्यास आपके पास 12 सेंटीमीटर था बेलन का, तो त्रिज्या आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि ऊंचाई तो 15 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास 15 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात आपके पास आर बेलन आ गया 6 सेंटीमीटर और एच बेलन अर्थात बेलन की ऊंचाई आपके पास आ गई है 15 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया कि इस बेलन से आपको कुछ
कौन बनाने हैं, अर्थात शंकु बनाने हैं, तो आपको ये तो पता नहीं है कि आखिर कितने शंकु बन रहे हैं, लेकिन आपको ये बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई और व्यास क्या होगा और किस तरीके के शंकु बन रहे हैं। तो यहां से आप देखो, आपको बोला गया कि शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको 12 सेंटीमीटर रखनी है। तो आप देखो, आपके पास कुछ इस तरीके से शंकु बनेगा। और आप देखिए, आपको बोला गया कि जो इसका व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको देखो, व्यास 6 सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या समझ में आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आर शंकु आपको समझ में आ गया कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और आपको बोला गया कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, अर्थात आपको एच शंकु भी समझ में आ गया कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए, फिर आपको बोला गया कि इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। तो आप देखिए, जैसे आप आइसक्रीम देखा होगा आपने कि ऊपरी सिरा मतलब इसको वो भर देते हैं, तो एक तरीके से आप देखो ये अर्धगोलाकार सिरा आपके पास ये बन चुका है। तो यहां पर एक तरीके से ऐसे आइसक्रीम है, अंदर आइसक्रीम भरी हुई है इसके अंदर। तो यहां से आप ये देखो कि जब आपने आइसक्रीम भर दी तो बेसिकली अगर कुल आइसक्रीम का आयतन देखोगे या आप देखोगे कुल आइसक्रीम, तो एक तरीके से इस अर्धगोले में भी आइसक्रीम आ रही होगी और इस शंकु के अंदर भी आइसक्रीम है। तो यहां से अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने आइसक्रीम आप भर सकते हैं। तो आपको तो पता नहीं है कि आखिर कितने आइसक्रीम आप भर सकते हैं, तो आप मान लेते हैं कि आप n आइसक्रीम बना सकते हैं ऐसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने शंकु की में जितनी आइसक्रीम आ रही है इंटू n आप कर देंगे, तो आपके पास कुल बेलन में जितनी आइसक्रीम रखी हो उसका आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख भी लेते हैं, माना शंकुओं की संख्या, अर्थात आपके पास कितने ऐसे शंकु आने चाहिए जिसमें आप आइसक्रीम भर सकते हैं, तो आपने वो n मान ली। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप बेलन का आयतन निकालो अर्थात कुल आइसक्रीम का आयतन निकालो, तो यहां से देखो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूले से पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर तो आपको अब बेलन का लगाना है, तो मैं यहाँ आर बेलन लिख देता हूँ का स्क्वायर इंटू एच, तो अर्थात ऊंचाई बेलन की लगानी है आपको। तो आप देखो पाई को तो आप ऐसे ही रहने दो, गुणा आर बेलन अर्थात बेलन की त्रिज्या मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, इंटू एच बेलन अर्थात बेलन की ऊंचाई 15 हो गई। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये आपके पास हो जाएगा पाई गुणा 6 का स्क्वायर 36 गुणा 15। तो देखिए, अगर आप 36 का गुणा 15 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और 540, बेसिकली ये 540 पाई आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि बेलन में जितनी आइसक्रीम है वो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको बोला गया कि एक शंकु जो बना रहे हैं आप, एक कोन, उसका आयतन क्या होगा, तो उसका निकाल लेते हैं। तो एक आइसक्रीम वाले शंकु का आयतन, तो ये शंकु केवल शंकु ही नहीं है, आप ध्यान रखें यहां पर आपको एक ये देखो अर्धगोले जैसा भी कुछ बना दिया गया आकृति। तो इस तरीके से आपको इसमें आयतन निकालते समय शंकु और अर्धगोले दोनों का आयतन लिखना होगा। तो यहां पर लिख भी देते हैं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो आप देखो, शंकु के आयतन लिखने के लिए आपको जरूरत है 1/3 पाई आर शंकु का होल स्क्वायर गुणा एच शंकु प्लस, अब देखिए अर्धगोले का आयतन आपके पास होता है 2/3 पाई आर अर्ध का क्यूब। तो अर्धगोले को मैंने अर्ध करके यहां पर लिख दिया है। तो अभी आप ये देखो कि आपको अर्धगोले की त्रिज्या भी हमने नहीं लिखी है। तो आप ये देखिए, अगर आपने इस पर अर्धगोला बनाया इसका मतलब ये आपके पास 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको अर्धगोले की त्रिज्या भी मालूम पड़ गई, 3 सेंटीमीटर ही आएगी, अर्थात जो शंकु की त्रिज्या है वही आपके पास अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो आप देखो आर तो बेसिकली दोनों के लिए सेम हो चुका है, तो आप अब 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को आपने यहां से कॉमन ले लिया अर्थात 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 ही है आर। अब देखो आपके पास बचा आर शंकु अर्थात 3 गुणा एच शंकु अर्थात शंकु की ऊंचाई। तो आप देखो शंकु की ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर आपको दी गई थी, तो आप यहां पर 12 लिख देंगे प्लस, देखिए आपके पास यहां से 2 बचा है और गुणा आपके पास देखो एक आर बचा है, तो आर तो आपके पास 3 था। इस तरीके से आप देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आ गया
1/3 गुणा पाई गुणा 9 आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, इंटू देखिए 12 गुणा 3 36 आ गया, प्लस 2 गुणा 3 6 आ गया। तो आप देखो 3 से ये आप 9 को कैंसिल करोगे तो 3 बार कैंसिल हो गया आपके पास आ गया यहाँ से 3 पाई गुणा 42। तो आप ये देखो 42 गुणा 3 यदि आप करोगे तो 126 पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक आइसक्रीम वाला जो कोन की आकृति थी उसमें आयतन आ गया 126 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको तो कुल आइसक्रीमों की संख्या निकालनी, सॉरी कुल शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो इस तरीके से देखो कि कुल शंकुओं की संख्या बराबर हो जाएगी कुल आइसक्रीम अर्थात बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन में ही तो आइसक्रीम रखी हुई है, बटे एक शंकु में आइसक्रीम। तो अभी आप ये देखो कि कुल आइसक्रीम अर्थात बेलन का आयतन तो आपके पास 540 पाई आया है। तो यहां से आप देखो ये आ गया 540 पाई बटे, यहां पर आप देखिए कि जब आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया था अर्थात 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास 3 नहीं बचेगा, केवल 12 ही बचेगा। तो यहां पर आप केवल 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास 36 ना होकर 12 रह जाएगा केवल। तो ये 3 पाई गुणा 18 हो जाएगा अर्थात 54 पाई आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो आप करोगे 540 पाई बटे 54 पाई, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास 540 बटे 54 आ गया। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आप देखो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास कुल शंकुओं की संख्या आ चुकी है जो कि 10 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी हल कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए इस प्रश्न में बोला गया कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको बोला गया है कि आपके पास चांदी के सिक्के हैं जिनका व्यास 1.5 सेंटीमीटर है और जिनकी मोटाई आपके पास 20 मीटर दी हुई है। तो देखिए ये आपको देखने में भले ही बेलन सा ना लगे, लेकिन एक्चुअल में तो ये बेलन ही होगा, क्योंकि आप देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये चांदी का सिक्का हो जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास ये चांदी के सिक्के हैं बेसिकली ऐसे। अब यहां पर आपके पास ये नहीं पता कि आखिर कितने चांदी के सिक्के हैं, तो आपने माना कि n चांदी के सिक्के हैं, और यदि आप उनको पिघलाएंगे और फिर आपको बोला गया है कि आप घनाभ बनाओ, तो उन घनाभ के आपके पास विमाएं दी हुई हैं। तो देखिए आपके पास घनाभ कुछ इस तरीके का बनेगा, तो उस घनाभ की आपको लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दी हुई है। तो यहां से सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ये जो चांदी का सिक्का है वो एक तरीके से बेलन जैसा ही है, क्योंकि आप देखो ये आपके पास वृत्ताकार रहेंगे और ये बेसिकली देखो ऊंचाई जो होती है बेलन की। अब ऊंचाई को यहाँ पर मोटाई करके बोला गया है क्योंकि ऊंचाई बहुत छोटी है। अब आप ये देखो कि हर जगह आपके पास जो दूरियां चल रही हैं वो सेंटीमीटर में चल रही हैं, लेकिन जो मोटाई है वो मिलीमीटर में आ गई। तो आप कोशिश करें कि या तो आप हर जगह सेंटीमीटर में चेंज कर लें या आप हर किसी को मीटर मिलीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, मतलब एक ही मात्रक में आप सबको चेंज कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर आपके पास रहेगा। तो यहां से हम एक चांदी के सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आप पिघलाकर घनाभ बना रहे हैं अर्थात आयतन आपके पास सेम ही रहेगा। तो आप एक चांदी के सिक्के का आयतन ज्ञात करेंगे। चांदी का सिक्का अर्थात बेलन जैसा है, तो बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा मोटाई। तो यहां पर मैं एच ही लिख देता हूं, ऊंचाई ही है लेकिन काफी छोटी है इसलिए हम मोटाई उसे बोल रहे हैं। अब आप ये देखो कि पाई अर्थात 22/7 गुणा आर अर्थात
इस चांदी के सिक्के में देखो ये वृत्ताकार जो रिंग बन रही है उसकी त्रिज्या। तो अब आपको व्यास दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर, तो आपके पास आर हो जाएगा 1.75/2। तो स्क्वायर करना था तो आपने 2 बार लिख दिया, गुणा एच बेलन अर्थात ऊंचाई। तो अब आप देखो ये जो मोटाई है अर्थात एच बेलन है वो 2 मिलीमीटर दी हुई है, लेकिन अगर आप सब कुछ सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 2/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे यहाँ से। तो आप गुणा 2/10 कर देंगे। फिर आप देखिए जब आप कैंसिल करोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। देखिए 7 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। देखो 2 से यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 11 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 से कैंसिल करोगे तो ये 2 आ गया और ये आपके पास आ जाएगा 0.35। फिर आप देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करो तो 11 गुणा 0.25 गुणा 0.35/2 ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक चांदी के सिक्के का आयतन के लिए अभी आप लिख रहे थे, बस केवल आपको इतना सरल करना रह गया है। तो यहां से आप देखो 11 गुणा 0.25 का गुणा आप 0.35 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0875/2। बहुत आसान है गुणा करना, आप 25 का 35 से गुणा कर दीजिएगा और फिर दशमलव को ध्यान रखें कि कहाँ लगाना है। तो यहां से अब देखो 11 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 0.9625/2। तो फिर आप ये देखो कि ये आपके पास एक चांदी के सिक्के का आयतन आ गया। मैं अभी 2 को जो बटे में है उसको हल नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो हल कर सकते हैं वैसे तो। अब यहां से आप देखो जो आपके पास घनाभ दिया हुआ है, जो आपको घनाभ बनाना है उसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन आप निकालोगे तो आप जानते हो वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर आता है। तो आप देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको दी हुई है उस घनाभ की, 5.5, 10 और 3.5। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 10 को तो आप ऐसे रहने दो, 3.5 का गुणा 5.5 से करो तो यह आ जाएगा 5 और 192। अगर आपको दशमलव लगाना है तो 119.25 आ गया। फिर आप देखो 10 से गुणा भी करना है अर्थात 192.5 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यहां पर भी अब आपके पास सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। अब आपको तो पूछा था कि आखिर ऐसे चांदी के सिक्के कितने होंगे, तो आपने माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या n है। तो यदि उन चांदी के सिक्कों को पिघलाएं, मतलब n सिक्कों को पिघलाएं तभी तो घनाभ बनेगा। तो वो आपके पास हो जाएगा टोटल घनाभ का आयतन अर्थात 192.5 बटे एक चांदी के सिक्के का आयतन, तो वो आपके पास है 0.9625/2। तो फिर आप देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो n बराबर देखो 192.5 ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा बटे यहाँ पर रह जाएगा 0.9625। तो अगर आप देखो थोड़ा सरल करोगे तो अगर आप गणना आसान बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि इन दशमलव को आप हटाओ, तो आपके पास देखो 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 4 जीरो थे तो आपने ये लिख दिया। जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो आपके पास हर में देखिए 1 जीरो आएगा केवल, क्योंकि एक अंक था केवल दशमलव के बाद। फिर आप देखिए यहाँ से आपके पास हो गया n बराबर, देखो 1 जीरो से ये जीरो कट गया तो 1000 गुणा देखो 1925 का अगर आप 2 में गुणा करोगे तो आपके पास 3850 आ गया बटे यहाँ देखिए 9625 आपके पास आ गया। तो आप चाहें तो अब देखिए 25 से थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 एकम 25 ये आपके पास आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। यहाँ पर देखिए 25 दिए 75, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125। फिर आप देखिए कि अगर आप इसको 5 से थोड़ा कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करने पर देखो आपके पास ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35।
तो यहाँ देखो ये आपके पास आ जाएगा 5 से अगर आप करोगे तो ये 200 आ गया। तो देखिए अब आपके पास ये बचा है n बराबर 200 गुणा 154/77। तो देखिए 77 अर्थात 77 से आप 154 को कट करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास n बराबर आ जाएगा 200 गुणा 2। तो आप देखो n बराबर 200 गुणा 2 आ गया, अर्थात n बराबर आपके पास 400 आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि आपके पास ऐसे 400 चांदी के सिक्के होने चाहिए ताकि आप दी गई विमा का एक घनाभ बना सकें। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। 7 को 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई दी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको एक बेलनाकार बाल्टी दी गई है, अर्थात एक तरीके से आपको एक बेलन बोला गया है। देखिए ये आपने एक बेलन बना दिया और आपको इस बेलन की विमाएं दी गई हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचा है ये बेलन और इस बेलन की जो आधार की त्रिज्या है वो आपके पास 18 सेंटीमीटर है। अर्थात आपके पास आर बेलन दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और एच बेलन अर्थात बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है यहाँ से 32 सेंटीमीटर। तो अभी आपको बोला गया कि आपने इससे क्या किया कि जो रेत निकली उसको भूमि पर पलट दिया। तो बेसिकली आपने देखो ये बेसिकली आपके पास रेत आ गई काफ़ी सारी, इससे निकली होगी अंदर बेलन से और उसने आपने यहाँ पर रख दिया उस रेत को। अगर अब आप इस रेत को बनाएं तो उसने बोला है एक शंक्वाकार ढेर बना रहे हैं आप। तो शंक्वाकार ढेर मतलब आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, मतलब शंकु के आकार का बना रहे हैं। तो आपने देखिए शंकु के आकार का शंक्वाकार ढेर बना दिया। फिर आपको बोला गया कि इस ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, अर्थात आपको ये पता लग गया कि ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है, अर्थात शंकु की ऊंचाई आपके पास आ गई 24 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया कि इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिज्या तो आपके पास ये आर आ जाएगी, तो आर इसको हम शंकु बोल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपको आर शंकु ज्ञात करना है और आप देखो तिर्यक ऊंचाई आपके पास ये दूरी होती है, अर्थात जिसको हम एल बोलते हैं। तो आपको आर शंकु तथा एल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो सिद्धांत हमारे पास एक ही है कि जो आपने रेत निकाली उसी रेत से तो आपने शंकु बनाया गया है, अर्थात आपके पास जो कुल रेत का आयतन होगा वही आपके पास इस शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप रेत का आयतन निकालेंगे या कुल जो रेत आई है वो कितनी होगी। तो वो आपके पास हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि इस बेलन से ही तो आपने रेत निकाली है। तो आपने निकाला बेलन का आयतन। जब आपने ये लिख दिया तो आप फॉर्मूला लगाओगे बेलन के आयतन का, जो कि आपके पास होता है पाई आर बेलन का होल स्क्वायर इंटू एच बेलन। तो यहां से आप देखो जब आप मान लगाओगे तो पाई आर बेलन अर्थात बेलन की त्रिज्या 18 है तो ये 18 का स्क्वायर आ गया इंटू एच बेलन अर्थात बेलन की ऊंचाई, तो ये आप देखो ये 32 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास रेत का आयतन तो आ गया पाई गुणा 18 गुणा 18 गुणा 32। तो देखो आप चाहो तो इसको थोड़ा सरल करो, लेकिन अभी हम इसको सरल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम सरल करेंगे तो बाद में जब हम बराबर करेंगे तो फिर हमको छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी गणना को सरल बनाने के लिए इनको गुणा कर ही नहीं रहे, अभी इनको हम ऐसा ही लिखते हैं। अब आप देखो कि आपको शंकु बनाया गया है, तो जो शंकु का आयतन होगा वही तो टोटल रेत का आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप शंकु का आयतन निकालोगे। तो देखो शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 पाई आर शंकु का होल स्क्वायर इंटू एच शंकु। अब आप देखिए मान लगाओगे तो आर शंकु तो आपको पता नहीं है, लेकिन एच शंकु अर्थात शंकु की ऊंचाई आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो देखो 1/3 पाई गुणा ये आर शंकु आपको निकालना है, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे इंटू 24। तो देखो 3 से यदि 24 कैंसिल करोगे तो 8 बार हो गया। तो इस तरीके से 8 पाई गुणा आर शंकु का
होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो आप ये तो जानते हैं कि रेत जो होगी वही शंकु का आयतन हो जाएगी, तो आप इन दोनों को बराबर कर दोगे तो रेत का आयतन आपके पास आ जाए पाई गुणा 18 गुणा 32। आप देख भी सकते हैं आपके पास रेत का आयतन यही आया था, और शंकु का आयतन अभी आपने निकाला, ये आया है 8 गुणा पाई गुणा आर शंकु का होल स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखो कि पाई से पाई तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में दिया हुआ है। फिर आप ये देख रहे हैं कि 8 से ये 32 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देखो आपके पास ये बन जाएगा 18 गुणा 4 बराबर आर शंकु का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप गुणा करोगे इन सभी अवयवों का तो आर शंकु का होल स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 18 गुणा 18 अर्थात 324 गुणा 4, तो ये आ गया 1296 आर शंकु का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए अगर आप अब आर शंकु निकालेंगे तो आपको 1296 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 1296 का वर्गमूल आप जानते हैं ये 36 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास शंकु की त्रिज्या तो आ गई 36 सेंटीमीटर। तो आपने देखी इस प्रश्न का पहला भाग तो हल कर दिया कि शंकु की त्रिज्या क्या होगी, तो वो आपको समझ में आ गया कि शंकु की त्रिज्या तो 36 सेंटीमीटर हो गई। अब आप देखो कि आपको बोला गया कि आपको तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई निकालने को बोला गया है। तो अभी आप यहां से देखो कि अगर आप इससे यहां पर परपेंडिकुलर अर्थात लंब डालोगे तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बना है, ये शंकु की ऊंचाई हो गई है एच शंकु जो 24 दी हुई है, तो आपके पास एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर शंकु का होल स्क्वायर होता है। चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर शंकु का होल स्क्वायर हो गया, और एच भी यहां पर आपके पास शंकु ही है। तो आप देखो जब मान लगाओगे तो एल स्क्वायर बराबर एच अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस शंकु की त्रिज्या आपके पास 36 आई है, मतलब 36 का स्क्वायर आप यहां से कर देंगे। तो अभी आप ये देखो कि एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 36 का स्क्वायर आपके पास 1296 हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर जब आप 576 और 1296 को जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 6 मिलकर ये 12 हो जाएगा, एक हासिल का 7 और 9 16 और एक 17 हो गया, एक हासिल का 5 और 12 17 और एक हासिल का 18 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास एल स्क्वायर आ गया 1872। अब आपको एल निकालना है अर्थात 1872 का वर्गमूल करना होगा। तो 1872 किसी का भी पूर्ण वर्ग तो नहीं होता है, अर्थात अब आपको इसको समझना ही होगा कि आप आखिरकार इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए आप लिख सकते हो एल बराबर 1872 को आप लिख सकते हो 144 गुणा 13, और इस 144 का आपको वर्गमूल पता ही है जो कि 12 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा एल बराबर 12 अंडर रूट 13 और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर इस शंक्वाकार ढेर की अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल दी है जो कि 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर के बराबर आई है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो यहां पर आप देखो आपको बोला गया कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रश्न में कैसे कैसे फिगर का यूज होगा और फिर हम वहां पर फॉर्मूले लगाएंगे जैसे आवश्यक होंगे। तो आपको बोला गया सबसे पहले तो आपके पास एक नहर है जो 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है। तो आप देखो आपने एक नहर बनाई यहां पर, तो ये देखो 6 मीटर चौड़ी बोली गई है तो ये आपके पास 6 मीटर चौड़ी आ गई। फिर आपको बोला गया कि ये नहर तो आपके पास 1.5 मीटर गहरी है, अर्थात देखो ये आपके पास जो गहराई होगी तो ये आपके पास देखो 1.5 मीटर है। फिर आपको बोला गया कि जो इस नहर में पानी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। देखो ये जो पानी बह रहा है आपके पास ये
ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। अब फिर आप ये देखो, आपको बोला गया कि ये जो पानी है, कहीं ना कहीं आपको बोला गया कि ये सिंचाई करने को यूज किया गया है, अर्थात सिंचाई करने में भी आपको बोला गया है कि 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि 8 सेंटीमीटर गहरा पानी आपको आवश्यक होगा। तो देखिए, अगर आपको 8 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए, अर्थात एक तरीके से आपके पास कुछ इस तरीके का आकृति है जिसकी आपको सिंचाई करनी है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसको कि किस तरीके का ये आकृति होगी। तो आप ये देखो कि जो गहराई आपको दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर गहराई आपको दी हुई है। आप देख सकते हो ये आपके पास गहराई है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया कि कितना क्षेत्रफल आपको यहां से चाहिए। तो अब ये देखो, बेसिकली क्षेत्रफल बोला गया है, अर्थात आपको ये समझ में आया कि अगर आपने ये ऊंचाई मान ली 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई निकालनी है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं निकालनी, ध्यान रखें इनका गुणा निकालना है, या फिर हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी तो ये देखो, ध्यान दो सबसे पहले आप कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर पानी का बहाव दिया हुआ है, लेकिन आपसे बात तो 30 मिनट की कही जा रही है। तो देखिए, आपको यहां से ये समझ में आ जाएगा कि नहर के लिए 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में हम बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर मिनट लिख देता हूं। 60 मिनट 1 घंटे में नहर के पानी द्वारा तय दूरी, अर्थात वो उसकी लंबाई हो गई बेसिकली, तो वो आपके पास यहां से हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब आपको तो 30 मिनट की बात की गई है, क्योंकि इस जो सिंचाई करने के लिए जो चाहिए पानी वो 30 मिनट के लिए चाहिए आपको, इसलिए अब आप देखिए 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे। तो 1 मिनट में नहर के पानी द्वारा तय की गई दूरी आपके पास हो जाएगी 10/60 किलोमीटर। अब चूंकि आपको 30 मिनट के लिए चाहिए, तो आप 30 मिनट के लिए पानी निकालोगे कि आखिर वो कितना पानी चाहिए होगा, तो बेसिकली लंबाई। तो ये आ गया 10/60 गुणा 30 किलोमीटर। तो देखो 30 से 60 ये 2 बार कैंसिल हो गया और ये 5 हो गया, तो बेसिकली 5 किलोमीटर आ गया। अर्थात अब देखो, हर जगह मीटर में दिया था, तो आप इस किलोमीटर के बजाय यहां पर मीटर में बना लो, तो 5000 मीटर आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट में उसने बेसिकली इतनी लंबाई 5000 मीटर की लंबाई तय कर ली होगी। तो अब एक तरीके से आप बाएं भाग में देखो, आपके पास एक घनाभ जैसा दिखाई देगा। अगर हम इसको लंबाई मान लें, चौड़ाई आपको 6 मीटर दी हुई है और ऊंचाई 1.5 मीटर दी हुई है, तो यहां से आपके पास देखो आ जाएगा 5000 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर। अब यहां से आप देखो कि आपको तो क्षेत्रफल निकालना है, जितने भाग की सिंचाई करनी है, इनटू, और आपको बोला गया जिस भाग की सिंचाई करनी है उसकी गहराई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप यहां पर 8 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपको क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात अभीष्ट क्षेत्रफल, आपके पास हो जाएगा 5000 गुणा 6 गुणा 1.5/8। तो अभी आप ये देखो, जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 हो गया, तो ये 5000/4 गुणा 3 गुणा 1.5 आ गया बराबर। देखिए, अगर आप 4 से 5000 को भाग दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 8, मतलब 2 बार जला गया, 1250 आ गया। तो ये 1250 गुणा 3 गुणा 1.5 आ गया। तो इस तरीके से आप ये देखो कि आपके पास जब आप 3 का गुणा 1.5 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। तो इस तरीके से अब आपको 1250 का गुणा 4.5 से करना होगा। तो देखिए, 1250 का गुणा यदि आप 4.5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.52665, और चूंकि मात्रक लिखना होगा तो मात्रक हर जगह अब मीटर हो गया है, तो मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास मात्रक। तो बेसिकली आपको जो क्षेत्रफल निकालना था वो आपके पास आ गया 5625 मीटर स्क्वायर।
यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान दें कि यहाँ पर देखिए जो गहराई दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आप इसको भी मीटर में बनाएंगे। तो देखो 8 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे अर्थात आप 100 से भाग दे दोगे, इसका मतलब 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो 100 का गुणा चल रहा होगा बार बार, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा चल रहा होगा और यहाँ पर भी 100 का गुणा आपके पास चल रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये 2 जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा जो क्षेत्रफल रिक्वायर्ड होगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 8 हल कर दिया। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहाँ इस प्रश्न में बोला गया है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। फिर आपको आगे बोला गया कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रहा है तो कितने समय बाद वह टंकी पूरी भर जाएगी। तो आप ये देखो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक टंकी भरनी है लेकिन एक पाइप के द्वारा भरनी है। तो देखो सबसे पहले आपको एक पाइप बोला गया है और उसका व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो आप देखिए आपके पास जो पाइप होगा वो कुछ बेलनाकार आकार का होगा। तो ये देखो आपके पास कुछ एक पाइप होगा, तो आपके पास इस पाइप का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो व्यास आपको दे दिया गया है यहाँ से 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या तो आ जाएगी, चूंकि ये बेलन के आकार की है इसलिए मैं आर बेलन लिख देता हूँ 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर। फिर आप ये देखो कि आपको यहाँ से बोला गया कि जो पानी बह रहा है पाइप में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि एक घंटे में, एक आवर में मतलब एक घंटे में, देखिए पानी तो कुछ इस तरीके से बह रहा होगा, तो हम जो पानी बहा एक घंटे में हम उसकी लेंथ बेसिकली निकाल लेते हैं। तो एक घंटे में बहा हुआ पानी, तो आप उसको एल या एच मान सकते हैं क्योंकि इस बेलन की बात हो रही है, तो आप एच करके लिख दो। तो वो आप देखो आपके पास आ गया 3 किलोमीटर। अब यहां से आप ये देखो कि हर जगह कहीं मीटर है, कहीं देखिए सेंटीमीटर है और कहीं किलोमीटर है, तो आप एक ही मात्रक बनाएंगे। तो हम हर मात्रक को सेंटीमीटर में अभी बना देते हैं। तो ये देखिए 3 किलोमीटर यदि आया, आप इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ से आपके पास 3 गुणा 1000 मीटर आ गया, लेकिन आपको तो सेंटीमीटर में बनाना है, तो अब आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे। तो ये देखो इतने तो मीटर हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेसिकली आप देखो आपके पास ये आ जाएगा 5 बार 0, तो 3 लाख सेंटीमीटर आपके पास बेसिकली इस बेलन की ऊंचाई आ गई, कितना पानी बेसिकली बहा है, या लंबाई भी आप बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेलन द्वारा या बेलन का आयतन, अब हम ये बेलन का जो आयतन निकाल रहे हैं वो ध्यान रखें 1 घंटे में। अब आयतन का मतलब ये हुआ कि कितना पानी बहा है, तो 1 घंटे में बहा पानी। अब मैं यहां पर देखिए आयतन निकाल रहा हूं, तो यहां पर आप देखो कि बेलन का आयतन आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात आर बेलन का आप लगाओगे तो आर बेलन का होल स्क्वायर इंटू एच बेलन। तो यहां से आप देखो पाई आर बेलन अर्थात 10 का होल स्क्वायर आप करोगे तो ये देखो आप लिख दोगे 10 गुणा 10 गुणा एच बेलन, आपके पास ये आ ही चुका है 3 लाख, ये आ गया। तो देखो पाई गुणा 3 करोड़ ये आ जाएगा, क्योंकि आप बस जीरो बनाने हैं आपको दो। तो इतना आपके पास आ गया कि कितना पानी बहा है 1 घंटे में उस बेलन से अर्थात उस पाइप से। अब आपको बोला गया कि आपको तो एक टंकी भरनी है, तो टंकी भी आपको बोला गया है कि बेलनाकार टंकी है। तो जहां से देखो आपको इससे एक टंकी भरनी थी, तो टंकी कुछ इस तरीके की होगी बेलनाकार, और आपको उस टंकी का आयतन दिया हुआ था। तो यहां से आयतन नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको व्यास और गहराई दी हुई है, अर्थात आप आयतन निकाल सकते हैं। तो अभी तो मैं यहां से आपको देखो 2 मीटर ये आ गया और ये 10 मीटर व्यास था अर्थात ये 5 मीटर आ गया। अब ध्यान रखो आप कि आपको सब कुछ सेंटीमीटर में बनाना है,
तो यहाँ से आप टंकी का आयतन लिख लो, क्योंकि आपको टंकी पूरी भरनी है, इसलिए आप पूरी टंकी का आयतन निकालोगे। तो वो आपके पास आ जाएगा पाई गुणा आर स्क्वायर। तो आर तो देखो आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब गहराई, जो कि 2 मीटर थी। तो ये सब कुछ आपके पास देखो, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर यहाँ पर, तो आपको सब कुछ सेंटीमीटर में बनाना है, अर्थात 3 बार आप 100 का गुणा कर दोगे तो आपके पास देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बस हम थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो पाई से को तो आप ऐसे ही रखो, 5 का स्क्वायर अर्थात 25 गुणा, देखो ये 2 गुणा, जब आप इनको हल करोगे तो बेसिकली एक के बाद आप 6 जीरो लगा दोगे यहाँ से। तो देखो पाई गुणा, ये देखो 50 आ गया, और इसका यदि गुणा करोगे इसमें तो इसके बाद आप 6 जीरो और लगा दोगे, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है। तो अभी ये देखो कि आपके पास पूरी टंकी का आयतन आ गया, और आपने ये निकाल लिया कि 1 घंटे में पाइप कितना पानी भेज रहा है। तो आपको तो टोटल ये टाइम निकालना था कि कुल कितने घंटे में टंकी भरेगी, तो कुल लगा समय। अब चूंकि हमको ये निकालना है तो आपके पास वो हो जाएगा कुल टंकी का आयतन, अर्थात 5 गुणा 5 करोड़ बटे 1 घंटे में टंकी द्वारा बहा गया पानी, तो ये आ जाएगा पाई गुणा 3 करोड़। तो इस तरीके से आप ये देखो, पाई से पाई तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये देखो ये जीरो कट करते जा रहे हैं आप, एक से एक जीरो आप कट करते जाओगे एक एक करके, तो आपने देखा कि सभी जीरो आपके पास कट हो गए, तो आपके पास आ गया 5/3। अब बात आती है कि आखिर ये 5/3 क्या है मात्रक में। तो देखिए 1 घंटे में आपने निकाला था ये, तो इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो आपके पास घंटा हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखो कि आपके पास जो टोटल टाइम आया वो 5/3 घंटे आ गया। अब तो वैसे तो आपका ये उत्तर सही हो गया अगर आपसे कोई घंटे में पूछे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो यदि मिनट में करोगे तो आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस तरीके से आपके पास 60 का गुणा कर दोगे और मिनट में आ जाएगा। तो देखो 3 से यदि आप 60 को कैंसिल करोगे तो 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 20 गुणा 5 अर्थात 100 मिनट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मिनट में भी निकाल लिया और घंटे में भी निकाल लिया, अर्थात आपको उस पाइप द्वारा उस पूरी टंकी को भरने में टोटल 100 मिनट लग जाएंगे।